हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा। ऑप्शन ए है, ठीक है, पहले है दानापुर, फिर है पटना, फिर आरा, फिर मुजफ्फरपुर और फिर मुंगेर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा केवल 5, यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है सिर्फ मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी जो है प्रभावित रहा था। आगे है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल, यानी कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ से जो है नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। अब है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से जो है असफल रहा। 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः किस कारण से जो है असफल रहा। ऑप्शन ए है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन बी है जमींदारों की सहभागिता, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन डी है इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र। ठीक है, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः असफल रहा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह मुख्यतः जो है असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन बी है 17 नवंबर 1859, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1858। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो है घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से जो है चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से जो है चयन किया था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी है पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑप्शन ए है टी.आर. होम्स, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस,
ऑप्शन डी है सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अब है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन ए है वी.ए. स्मिथ, ऑप्शन बी है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है पी.आई. रॉबर्ट्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स बी.डी. सावरकर। यानी कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, तो इसका डिस्कशन भी है, देख लीजिए। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार बी.डी. सावरकर ने कहा था। उन्होंने इसे क्रांतिकारी विद्रोह नहीं बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संदर्भित किया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को किसने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तब बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के संग्राम को किसने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था दोस्तों। अब है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से जो है संबंधित है? ऑप्शन ए है हंटर आयोग, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है पील आयोग, ऑप्शन डी है पब्लिक सर्विस आयोग। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पील आयोग। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से जो संबंधित है वो पील आयोग है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से जो संबंधित है वो पील आयोग है। ठीक है, तो पील आयोग की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पील कमीशन की अध्यक्षता जोनाथन पील कर रहे थे। ठीक है, तो पील आयोग की स्थापना जो है 1857 में की गई थी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था को जो है परिवर्तन लाने का प्रयास किया और पील कमीशन की अध्यक्षता जो है जोनाथन पील कर रहे थे। ठीक है, आगे आते हैं। अब है नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? ऑप्शन ए है किसान नील उगाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूर किया गया था। ऑप्शन बी है किसान नील उगाना चाहते थे लेकिन उन्हें उगाने नहीं दिया जा रहा था। ऑप्शन सी है न केवल किसान नील की खेती करना चाहता था बल्कि उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो न केवल किसान नील की खेती करना चाहता था बल्कि उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य था। ठीक है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो न केवल किसान नील की खेती करना चाहता था बल्कि उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी। अब है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दीनबंधु मित्र। यानी कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो है दीनबंधु मित्र थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र थे।
अब आगे है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा थी? वह प्रथा जिसके तहत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा है? ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी है रैयतबारी प्रथा, ऑप्शन सी है महालबारी प्रथा, ऑप्शन डी है दहसाला प्रथा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स रैयतबारी प्रथा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स रैयतबारी प्रथा। यानी कि रैयतबारी प्रथा के तहत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रैयतबारी प्रथा के तहत, रैयतबारी प्रथा में जो है दोस्तों किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए रैयतबारी व्यवस्था के बारे में डिस्कशन। रैयतबारी भू अधिकार व्यवस्था भारत में ब्रिटिश काल में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास होता था, जिन्हें रैयत कहा जाता था। किसानों को भूमि का किराया चुकाना और उससे उत्पन्न होने वाली उत्पाद का दर दर्ज करना होता था। इस प्रणाली में सरकार के आदेशों और कानूनों के तहत किसानों के पास कुछ स्वतंत्रता और अधिकार होते थे, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी थी और उनकी भूमि का प्रबंधन और उपयोग सरकार की निगरानी में होता था। ठीक है, और भी देख लीजिए रैयतबारी व्यवस्था के बारे में, क्योंकि रैयतबारी व्यवस्था तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रैयतबारी व्यवस्था के तहत जो है भूमि का किराया किसानों द्वारा भुगतान किया जाता था और उन्हें उत्पन्न होने वाली उत्पाद का नियंत्रण रहता था। इस प्रणाली में किसान अपनी खेती और उत्पादन की प्रबंधन करता था, लेकिन उसकी भूमि का मालिकाना हक जो है सरकार के पास रहता था। रैयतबारी व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक भागों में लागू की गई, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में। अब है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए है यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है बुल्ले शाह। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करें। चलिए तो मिलते हैं हम फिर कल की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।